हमारे नवगठित राज्य नवनिर्वाचित सरकार के सामने हिमाचल प्रदेश का जीता जागता फलता फूलता। अब बात करते हैं भू कानून में तीसरा बदलाव। हमारी सरकार ने लीज की अवधि को उससे परचेज करता है उस केस में एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने। हाय माय डियर ऑल, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज उत्तराखंड का युवा एकजुट होकर रोजगार की नहीं भू कानून की मांग कर रहा है। आप समझ सकते हैं उसकी पीड़ा को, उसकी दूरदर्शिता को, उसकी सोच कि जब हमारी ज़मीन पर हमारा अधिकार होगा तभी हम उत्तराखंड के मूल निवासी कहलाएंगे और तभी हम अपनी राज्य से रोजगार, स्वरोजगार और विकास की मांग कर पाएंगे। ये सब बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि पिछले 21 सालों में हम एक वजूद की पॉलिसी क्यों नहीं बना पाए। हमारे हालात शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले से भी बदतर हो गए हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि 21 साल की सरकार में जितने भी लीडर रहे वो सब उत्तराखंड की ज़मीन से जुड़े थे। वो उत्तराखंड की मूलभूत परेशानियों को गहराई से समझते भी थे। उत्तराखंड निर्माण की सोच के पीछे हिल सेंट्रिक पॉलिसीज था ताकि पहाड़ों का विकास हो सके। उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड के अस्तित्व का संकट नहीं होता तो यूपी से अलग होने की ज़रूरत ही क्या थी। जिस तरह से 2018 में भू कानून को तोड़ा मरोड़ा गया, लगता है कि उत्तराखंड राज्य में नीतियां बनाना और उनमें मन मुताबिक बदलाव लाना कितना आसान है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं किस तरह से भू कानून में फेरबदल किए गए। अब बात करते हैं अमेंडमेंट नंबर 1। जब कोई उत्तराखंडी अपनी ज़मीन को आउटसाइडर को बेचता है या कोई उससे परचेज करता है, उस केस में एग्रीकल्चरल लैंड को नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको ख़त्म कर दिया है, उसको स्क्रैप कर दिया गया है। यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड का टाइटल ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आउटसाइडर के लिए उत्तराखंड में आकर ज़मीन खरीदने की प्रोसेस आसान हो गई है। अब वो उस ज़मीन पर उद्योग डाले, चाहे हॉस्पिटल खोले, चाहे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स खोले, उसकी मर्जी। इस तरह से हमारी एग्रीकल्चरल लैंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में बदल जाती है। एज पर डेटा 2000 में उत्तराखंड में एग्रीकल्चरल लैंड 13 to 14% थी, जो अब घटकर मात्र 9% रह गई है और आने वाले टाइम में और भी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं फेरबदल नंबर 2। 2018 से पहले आउटसाइडर उत्तराखंड में 12 एकड़ ज़मीन खरीद सकता था। अब सरकार ने उद्योग के नाम पर ज़मीन खरीदने में छूट देते हुए 12 एकड़ की सीमा को स्क्रैप कर दिया है। मतलब उत्तराखंड में कोई भी कितनी भी ज़मीन खरीद सकता है। यानी कि पूंजीपतियों के लिए ज़मीन खरीदने के दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे पहाड़ों में कितने उद्योग लगे हैं, ज़मीन तो बहुत बिकी है। जो उद्योग तराई में लगे भी हैं उसमें कितने उत्तराखंडियों को रोजगार मिला है। तो साफ जाहिर है पहाड़ तो रहेंगे लेकिन पहाड़ी लोग और पहाड़ी संस्कृति नहीं रहेगी। अब बात करते हैं भू कानून में तीसरा बदलाव। हमारी सरकार ने लीज की अवधि को 15 साल से बढ़ाकर 30 साल कर दिया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड ही एकमात्र राज्य है। यही नहीं, सरकार ने लीज की लैंड की सीमा को बढ़ाकर 30 एकड़ कर दिया है और स्पेशल सर्कमस्टांसेज में इस लीज की अवधि को बढ़ाने का प्रोविज़न भी है। जरा सोचिए, अगर आप किसी आउटसाइडर को 30 साल के लिए
अपनी ज़मीन लैंड लीज पर देते हैं और 30 साल तक वो उस पर अपना कारोबार सेट करता है, तो बट नेचुरल है वो आपसे ज़मीन खरीदेगा ही। और ये भी हो सकता है कि इतने लंबे समय में सरकार की नीतियाँ बदलें और आपको मजबूरी में सस्ते दामों में अपनी ज़मीन बेचनी पड़े। फिर सोचिए, हमारे बुग्याल बिक गए, हमारे पहाड़ बिक गए, हमारे टूरिस्ट प्लेसेस पर आउटसाइडर आ गए, कितने उद्योग लगे, कितने उत्तराखंडियों को रोजगार मिला। इस सब ने हमारी सरकार की सोच, सरकार की दूरदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह ही नहीं, एक धब्बा लगा दिया। हमारे नवगठित राज्य, नवनिर्वाचित सरकार के सामने हिमाचल प्रदेश का जीता जागता फलता फूलता मॉडल था। हिमाचल में उद्योग लगे, लेकिन आज भी वहाँ आउटसाइडर के ज़मीन लेने पर प्रतिबंध है। इवन वहाँ का गैर कृषक भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं ले सकता है और ना ही उसके नाम पर एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफ़र हो सकती है। हाल में ही हिमाचल के भू कानून में अमेंडमेंट हुआ, लोगों ने उसका ज़बरदस्त विरोध किया और गवर्नमेंट को वो अमेंडमेंट वापस लेना पड़ा। हमें एक सशक्त भू कानून की ज़रूरत है। वैसे भी हमारी काफ़ी ज़मीन पूंजीपतियों के पास जा चुकी है। सरकार को चाहिए कि अपने राज्य की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग भू कानून बनाए। भू कानून में किसी भी प्रकार की कृषि और बागवानी ज़मीन की खरीद फरोख्त और लीज पर प्रतिबंध होना चाहिए, ताकि हमारे सीमांत और छोटे किसान भूमिहीन होने से बचे रहें। वैसे भी पहाड़ों में हमेशा से गरीबी रही है और अब तो खेत भी बंजर पड़े हैं। हमारे ग्रामीण साधनहीन लोग धन के अभाव में अपनी बंजर ज़मीन को बेच रहे हैं। इससे उनके पास कुछ धन भी आ जाता है और नए लैंड ओनर के पास उनको एज अ केयर टेकर जॉब भी मिल जाता है, जिससे उनकी वर्तमान परेशानियों से उनको निजात मिल जाती है। उन्हें नहीं पता कि अपनी जिस भूमि को वो बहुत कम दामों में बेच रहे हैं, उसी से आउटसाइडर न जाने कितना गुना फ़ायदा उठाने की सोच रखता है। कहने का मतलब है कि गरीबी तो है, लेकिन साथ में सोच की भी कमी है। धीरे धीरे सोच बदल रही है। वहीं दूसरी ओर पलायन की वजह से कोई खेती करने वाला नहीं है और वो लोग वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं के बराबर हैं और वो अपनी उस ज़मीन को बेचकर उस पैसे को कहीं और लगाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमारी ज़मीन हमसे छिनती जा रही है। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वो हमारी एग्रीकल्चर लैंड के अलावा बाकी लैंड को इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए यूज़ करे। साथ में आउटसाइडर के लिए लैंड खरीदने पर लैंड सीलिंग लगनी चाहिए, ताकि वो उस ज़मीन को केवल अपने घर बनाने के पर्पज के लिए यूज कर सके। सरकार को चाहिए कि बंजर पड़ी ज़मीन को यहाँ के किसानों को एग्रीकल्चर पर्पज के लिए दे दे। हम लोग जो पलायन कर जाते हैं, अपनी ज़मीन को यूं ही छोड़ देते हैं। सरकार को चाहिए कि उसके लिए पॉलिसी बनाई जाए। अगर लैंड ओनर अपनी ज़मीन को एक डिफाइंड टाइम से, डिफाइंड अवधि से ज़्यादा के लिए बंजर छोड़ता है, तो सरकार उसको अपने कब्जे में ले ले। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम अपनी ज़मीन को आबाद करने के तरीके सोचेंगे, अपनी ज़मीन को लीज पर देंगे, उस पर फलों के पेड़ लगाकर उसे किसी को देखभाल के लिए देंगे। इस तरह से हमारा अपने गांव में आना जाना भी बना रहेगा। एक बात एक्सपीरियंस की गई है कि हम लोग नेपालीज़ को अपनी ज़मीन लीज पर दे देते हैं, लेकिन वहीं अपने उत्तराखंड भाइयों को ज़मीन लीज पर देने में हमें एप्रीहेंशंस होते हैं। नेपालीज़ उसी ज़मीन पर खेती बागवानी करके अपने लिए रोज़गार पैदा करते हैं, तो हम क्यों नहीं। हाँ, ये एक कड़वा सच है कि स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मन में एक भय पैदा हो गया है। सरकार को चाहिए कि लीज की अवधि को 30 साल से घटाकर 15 साल किया जाए, लीज की सीमा को 30 एकड़ से घटाया जाए।
चकबंदी उत्तराखंड की ज़मीन को बचा सकती है। चकबंदी से बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन तब जब चकबंदी के साथ एक सशक्त भू कानून बनाया जाए। अदरवाइज इस चकबंदी का फ़ायदा भी पूंजीपतियों को ही मिलेगा। चकबंदी लोगों में एक नई उम्मीद जगाएगी। गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। क्या सही मायने में यहाँ पर होने वाली रिसर्च का फ़ायदा हमारे उत्तराखंड के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र के किसानों को मिला है? क्या उनकी खेती करने के तौर तरीके बदले हैं? शायद नहीं। आज भी वो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज के अकॉर्डिंग अपनी खेती कर रहे हैं। इन हालातों में हमको उत्तराखंड होने के मूल निवासी होने का अधिकार भी छिनता सा नज़र आ रहा है। ऐसे में हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। उत्तराखंड एक कॉस्मोपॉलिटन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर रह जाएगा। हमें अब भोली भाली जनता वाला ठप्पा लेकर नहीं जीना होगा, हमें जागरूक होना होगा। हम उत्तराखंड में रहने वाले और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों को मिलकर यूथ का साथ देना होगा। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। आपके कमेंट्स मेरी सोच को एक दिशा देंगे। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।